नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया उपन्यास। उपन्यास का नाम है लाश गायब, जिसे लिखा है हमारे हर दिल अजीज राइटर सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने। और इसके मेन कैरेक्टर में है सुनील द जर्नलिस्ट। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये नॉवल थ्रिल, सस्पेंस और रोमांस से भरा हुआ है। तो दोस्तों, अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए और सुनने के लिए तैयार हो जाइए एक रहस्य और रोमांस से भरपूर नॉवल को, जिसका नाम है लाश गायब। चैप्टर 1। आधी रात होने को थी। मॉर्ग, मुर्दाघर, सरकारी अस्पताल के पहलू में बनी एक छोटी सी इमारत में था, जहां की उस वक्त मुकम्मल सन्नाटा था। सुनील ने रमाकांत से हासिल हुई उसकी नई मारुति कार को मॉर्ग की पार्किंग में रोका और कार से बाहर निकला। वहीं एक बजाज स्कूटर खड़ा था, जिसे देखकर वो सक पकाया। उस खड़खड़ स्कूटर को वो बखूबी पहचानता था। वो स्कूटर ताज़ा खबर के रिपोर्टर शास्त्री का था। तनिक चिंतित सा वो इमारत में दाखिल हुआ। भीतर शास्त्री के साथ साथ क्रॉनिकल की क्राइम रिपोर्टर रूपा गुप्ता को भी मौजूद पाकर वो और भी सक पकाया। हेलो हेलो, सुनील जबरन मुस्कुराता हुआ दोनों से बोला। हेलो, शास्त्री बोला। रूपा ने जुबान से कुछ न कहा, केवल उसकी गर्दन में तनिक हरकत हुई। शास्त्री एक बदरंग सा झोलझाल सूट पहने हुए था। उस सूट के बारे में पत्रकारों के दायरे में ये बात मशहूर थी कि जब नवंबर में सर्दियां शुरू होती थी तो वो उसे पहनता था और फिर मार्च में होली के बाद उतारता था। कई लोग तो ये तक कहते थे कि वो सोता भी वो सूट पहनकर ही था। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनील बोला। यही सवाल हम तुमसे पूछे तो? शास्त्री बोला। तो मैं ये कहूँगा प्यारे लाल कि मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। किससे? यहाँ तो चौकीदार के सिवाय कोई नहीं होता रात के इस वक्त। शायद, रूपा कुटिल स्वर में बोली, किसी लाश से मुलाकात तय हो इसकी। वाह, सुनील बोला। आफरीन, हकीकत इतनी जल्दी भांप ली। रूपा ने मुंह बिचकाया। मुंह बिचकाने की जरूरत नहीं, सुनील बोला। मैं सचमुच ही यहाँ एक लाश से मिलने आया हूँ। वो एक क्षण फिटका और फिर बोला, ऐसी लाश से जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो सुनील बाबू भी, चौकीदार जो अब तक खामोश खड़ा था, अपनी बीड़ी फेंकता हुआ बोला, उस कलावती की लाश की फिराक में आए हैं। दुरुस्त, सुनील बोला। चौकीदार का नाम किशन लाल था। सुनील उसे पहले से जानता था। उस मोर का चक्कर उसके लिए कोई नया काम जो नहीं था। हैरानी है, किशन लाल बोला, एक ऐसी शानदार लड़की की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। लेकिन, सुनील बोला, जब उसका नाम मालूम है तो? ये तो वो नाम है, शास्त्री बोला, जो होटल इंपीरियल के रिकॉर्ड में लिखा था, जिस नाम से कि वो इंपीरियल होटल में ठहरी हुई थी। यानी कि, सुनील जानबूझकर अनजान बनता हुआ बोला, तुम्हारे ख्याल से ये नाम फर्जी होगा? ऐसा ही मालूम होता है। लड़की ने आत्महत्या की बताते हैं। पराए शहर में आकर आत्महत्या करने वाली लड़की अपने खानदान को बदनामी से बचाने की खातिर अपना असली नाम छुपाने की कोशिश कर सकती है, जैसा कि इस लड़की ने, इस कथित कलावती ने किया। जाहिर है, आत्महत्या क्यों कर ली उसने? क्या पता क्यों कर ली। शायद प्यार में धोखा खा गई हो। आजकल की लड़कियां प्यार में धोखा खाकर अपनी जान नहीं देती, धोखा देने वाले की जान ले लेती हैं। क्यों ललिता जी? मुझे ऐसा कोई तजुर्बा नहीं। कैसा कोई तजुर्बा नहीं? प्यार में धोखा खाने का या किसी की जान लेने का? दोनों का ही। और मेरा नाम ललिता नहीं है। आई नो। वो दरअसल क्या है कि मेरी जुबान फिसल जाती है। क्यों फिसल जाती है ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। वो अपना यार ललित था ना, जिसकी जगह आप। स्टॉप इट, रूपा शुद्ध भाव से बोली। वजह सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। चलिए नहीं बताता। वैसे एक बात तो आप जानती समझती होंगी। क्या? भले घर की बहू बेटियों को आधी आधी रात तक घर से बाहर रहना शोभा नहीं देता। ये तुम मेरी तरफ इशारा कर रहे हो, और तो मुझे यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा इस इशारे के काबिल। तुम्हें किसने कहा कि मैं भले घर की बहू बेटी हूँ? यानी कि नहीं हो? नहीं हूँ। यानी कि मैं खामखाई तुम्हारे साथ हमेशा इतने अदब से पेश आता रहा? हाँ। बड़ी ढीठ हो? तुमसे कम। वाकई बड़ी ढीठ हो। उसने मुंह बिचकाया। अभी मुंह बिचकाने की आदत छूटी नहीं तुम्हारी, बावजूद इस खतरे के कि यूं बार बार बिचकता मुंह सदा के लिए टेढ़ा होकर रह सकता है। उसने फिर मुंह बिचकाया। बात कलावती की हो रही थी, शास्त्री बोला। हाँ, सुनील बोला। तुमने लाश देखी? अभी नहीं देखी। ये किशन लाल अभी तो यहाँ नमूदार हुआ है, ये दिखाएगा तभी तो देखेंगे। तुमने तो लाश देखी होगी किशन लाल?
देखी क्या सुनील बाबू? किशनलाल खीसे निपोरता हुआ बोला। दीदे फाड़ कर देखी, क्या शानदार बनी हुई थी। 5-7 साल से तो ऐसी लाश यहाँ पहुंची नहीं जिसे देखकर लाश से ही लिपट जाने का दिल मचलने लगा हो। ऐसी खूबसूरत थी वो, ऐसी से कहीं ज़्यादा सुनील बाबू, कहीं ज़्यादा। कोई मुझे ऑफर दे तो मैं अपनी बीवी उस लाश से ही बदल लूँ। लड़की अगर इतनी शानदार थी तो इम्पेरियल जैसे सेकंड क्लास होटल में क्यों ठहरी हुई थी? वजह वही होगी, शास्त्री बोला, जिसने उसे नकली नाम रखने के लिए प्रेरित किया होगा, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। नाम नकली ही है, इस बात की क्या गारंटी है? उसकी मौत की खबर अखबारों में आ चुकी है। अगर नाम असली होता तो क्या अभी तक उसका कोई होता सोता लाश क्लेम करने के लिए नमूदार ना हुआ होता? सुनील बाबू, किशनलाल ने अपना ज्ञान बघारा। कलावती जैसा पुराना धुराना नाम उतनी शानदार और मॉडर्न लड़की का नहीं हो सकता। पोस्टमार्टम हुआ था उसका? हुआ था। गर्भवती तो नहीं थी? नहीं, जरा भी नहीं। तौबा सुनील बाबू, ये काम कहीं जरा होता है? ये तो या होता है या नहीं होता। तुम ठीक कह रहे हो, सारा दिन दौड़ धूप में गुजरता है, इसलिए आधी रात तक अकल का पुलंदा बन जाता है। किशनलाल ने बड़ी हमदर्दी से सहमति में सिर हिलाया। वैसे उसका रख रखाव कैसा था? अपने कपड़ों वगैरह से वो क्या लगती थी, कोई मालदार आसामी? सुनील बाबू, किशनलाल बोला, आपकी अकल का तो सचमुच ही वो बंद गया है जो अभी आपने कहा था। पुलंदा? हाँ वही पुलंदा। क्यों भला? अजी, यहाँ मोर्ग में आई लाश कहीं कपड़े पहने होती है? ओह ओह, वैसे ये रूपा बोली, इतने काबिल बताए जाते हैं कि नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते। सुनील ने उसकी बात की तरफ ध्यान न दिया। लड़की मालदार रही हो, शास्त्री बोला, ऐसा नहीं मालूम होता। क्यों? क्योंकि उसके होटल के कमरे की तलाशी में उसके पास मुश्किल से 400 रुपये बरामद हुए थे। ओह, सुनील एक क्षण ठिठका और फिर किशनलाल की तरफ घूमा। उस्ताद जी, अब ज़रा माल के दर्शन हो जाए। माल के? किशनलाल सक पकाया। मेरा मतलब है लाश के। दर्शन के लायक ही चीज़ है वैसे सुनील बाबू। इनसे सुनील ने रूपा की तरफ देखा। बेहतर तो किसी सूरत में नहीं होगी। रूपा ने आंखें तरेरी। मिस्टर, मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा था रिपोर्टर रानी जी, और वो भी आपसे नहीं, किशनलाल से। वाहियात बातें करने के आप बहुत शौकीन मालूम होते हैं। बातें करने का, वाहियात या कैसी भी तहजीब भी कोई चीज़ होती है, लेकिन उसका आपसे क्या वास्ता? क्या? अभी तो आप कहकर हटी हैं कि आप भले घर की बहू बेटी नहीं हैं और मेरा आपके साथ अदब से ऐसे पेश आना कतई गैर ज़रूरी है। रिमेंबर? वो तो क्या? वो तो मैंने मजाक में कहा था। अच्छा, मजाक भी कर लेती हैं आप? तभी अस्पताल में कहीं लगे घड़ियाल ने 12 बजाए। यार, शास्त्री उतावले स्वर में बोला, सारी रात यहीं गुजारने का इरादा है क्या? नहीं, सुनील बोला और फिर किशनलाल की तरफ घूमा। उस्ताद जी, अब लाश दिखा रहे हो या नहीं? कोई ऐतराज़ न हो जाए। वो हिचकिचाया। किस बात पर? आधी रात को यूँ तुम लोगों को मोर्ग में घुसाने पर। आधी रात को यहाँ ऐतराज़ करने कौन आएगा? फिर भी आ जाए तो उसके लिए जवाब ये है कि मैं यहाँ लाश की शिनाख्त के लिए आया था। मेरी एक मौसी की बुआ की चाची की सहेली की बहन की लड़की खोई हुई है। क्या पता ये कथित कलावती वही लड़की हो। प्यारे लाल, ऐसी लाशों की शिनाख्त के लिए तो पुलिस अखबार में इश्तहार देती है और पसंद करती है कि कोई सहयोग की भावना लेकर लाश पहचानने आए। ये बात वो संदिग्ध भाव से बोला। बिल्कुल ये बात। और ये दोनों? अगर तुमने, रूपा बोली, सुनील को लाश देखने का मौका दिया और हमें यहीं रोके रखा तो बहुत बुरा होगा। सुनील बाबू की तो वो कोई होती सोती हो सकती है। हम सुनील बाबू के होते सोते हैं, शास्त्री बोला। हम सब हजरत आदम की औलाद हैं, इसलिए सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। ललिता जी, सुनील बोला, फौरन ऐतराज़ कीजिए। ये आदमी मुझे आपका रिश्तेदार बनाए दे रहा है। अगर मैं आपका रिश्तेदार बन गया तो फिर तो। ओ शट अप, रूपा भन्नाई। लाश कहाँ है? सुनील इस बार अपेक्षाकृत गंभीर स्वर में किशनलाल से संबोधित हुआ। वहीं, किशनलाल बोला, जहाँ होनी चाहिए, नीचे। दिखाओ तो। नहीं, खुद देख कर आओ। तुम लोग नीचे चक्कर मार कर आओ, मैं यहीं रुकता हूँ। हमें पता कैसे लगेगा कि कलावती की लाश कौन सी है? जनाना लाश वहाँ 2 ही है। दूसरी लाश एक निहायत बदसूरत काली कलोटी औरत की है और फिर कलावती के दाएं पाँव के अंगूठे के साथ एक टैग बंधा हुआ है जिस पर उसका नाम लिखा है। ओह, चलो, शास्त्री उतावले स्वर में बोला, वक्त ज़ाया मत करो। तीनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े। किशनलाल मुख्य द्वार के करीब ही खड़ा रहा। उसने नई बीड़ी सुलगा ली और उसके कश लगाने लगा। सीढ़ियों के दहाने के करीब शास्त्री ठिठका। क्या हुआ? सुनील बोला। शास्त्री ने उत्तर ना दिया। उसने अपने कोट की भीतरी जेब में से एक मेटल की फ्लास्क बरामद की।
उसका ढक्कन खोला और उसके मुंह से मुंह जोड़ लिया। कुछ क्षण बाद उसने तनिक फांसते हुए फ्लास्क पर से मुंह हटाया। फिर उसने फ्लास्क सुनील की तरफ बढ़ाई। क्या है? सुनील बोला। हौसला, शास्त्री बोला। मतलब? मॉर्ग का माहौल हमेशा ही मुझ पर बुरी तरह से हावी हो जाता है। ऐसा चाहे कभी नहीं हुआ हो भी नहीं सकता, लेकिन मुझे हमेशा यही लगता है कि अभी लाशें उठ कर मेरे इर्द गिर्द नाचने लगेंगी। ऐसे माहौल में कदम रखने के लिए मुझे हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। क्या ये? रम। सुनील ने फ्लास्क में से एक छोटा सा घूंट भरा। उसे यूं लगा जैसे उसके हलक में किसी ने दहकती हुई सलाख घुसेड़ दी हो। ये, वो कठिन स्वर में बोला, रम है या गंधक का तेजाब? शास्त्री हंसा। उसने फ्लास्क की तरफ हाथ बढ़ाया। मैडम से भी तो पूछ लो, शायद इन्हें भी हौसला अफजाई की ज़रूरत हो। रूपा ने नाक चढ़ाया। शास्त्री ने फ्लास्क सुनील के हाथ से ले ली। उसने एक बार फिर उसके मुंह से मुंह जोड़ा और फिर उसे वापस जेब में रख लिया। चलो, वो बोला। तीनों सीढ़ियाँ उतरने लगे। ओम मेहता के कत्ल वाले केस में तो तुमने कमाल ही कर दिया यार, शास्त्री रास्ते में बोला। कैसे कर पाते हो ये सब? क्या है तुम्हारी कामयाबी का राज? मैं हमेशा चित्रतारिकाओं का सौंदर्य साबुन लक्स इस्तेमाल करता हूँ, सुनील बोला, और पामोलिव से शेव करता हूँ, क्योंकि पामोलिव का जवाब नहीं। शास्त्री हंसा। नीट रम बहुत जल्द अपना रंग दिखाने लगी थी। वे नीचे हॉल में पहुंचे। हॉल बहुत बड़ा था और वहाँ इक्की दुक्की बत्ती ही जल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ नीम अंधेरा था। हॉल में दो किनारों में स्ट्रेचर नुमा बेड लगी हुई थी, जिनमें से कुछ खाली थी और कुछ पर सफ़ेद चादरों से ढकी लाशें मौजूद थी। वातावरण में कई तरह की तीखी गंध रची बसी हुई थी। सुनील ने देखा रूपा बार बार उबकाई रोकने की कोशिश कर रही थी। उसके नेत्र फैल गए थे और चेहरा फक दिखाई देने लगा था। मोर्ग में पहली बार आई मालूम होती हो, सुनील हमदर्दी भरे स्वर में बोला। रूपा ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। तुम यहीं ठहर जाओ, मैं और शास्त्री कलावती की लाश तलाश करते हैं। जब मिल जाएगी तो हम तुम्हें आवाज़ दे देंगे। नहीं, रूपा हिम्मत करके बोली, मैं भी साथ ही चलती हूँ। क्यों? डरती हो कि कहीं मैं लाश गायब न कर दूं और फिर ब्लास्ट क्रॉनिकल से बाजी ना मार जाए? नॉनसेंस। शास्त्री, तुम दाई कतार में देखो, मैं बाईं देखता हूँ, सुनील बोला। शास्त्री ने सहमति में सिर हिलाया। सुनील ने बाईं कतार का रुख किया तो रूपा उसके साथ होली। सफ़ेद चादर से ढकी पहली लाश के पास सुनील ठिठका। उसने लाश का मुंह उघाड़ा तो उसे एक पथराया हुआ मर्दाना चेहरा दिखाई दिया। उसने फौरन उसका मुंह वापस ढक दिया। अगर ये आदमी, सुनील बोला, अभी मुर्दे से जिंदा हो जाए तो जानती हो सबसे पहले क्या कहेगा? क्या कहेगा? रूपा के मुंह से निकला। ये बगल की लाश पर निगाह डालेगा और हैरान होकर कहेगा। क्या? रूपा झुंझलाई। भला इसका कफन मेरे कफन से सफ़ेद कैसे? तभी एकाएक बाहर बिजली कड़की। ये है रिन की चमकार, सुनील ड्रामेटिक अंदाज से बोला। जगमग सफ़ेदी लाए, मुर्दे जगाए। रूपा की बेसाख्ता हंसी निकल गई। शुक्र है, सुनील बोला। किस बात का? कि मेरी किसी बात पर तुम्हें हंसी तो आई। अमूमन तो या नाक चढ़ाती हो या मुंह बिचकाती हो। वो खामोश रही। सुनील ने देखा कि उसके होंठ भिज गए थे, लेकिन आंखों में अभी भी हंसी की चमक थी। अभी एक क्षण पहले का भय और आशंका का भाव कम से कम उस क्षण उसकी आंखों में नहीं था। इधर एक शास्त्री की थोड़ी दूर से आवाज़ आई। दोनों ने घूमकर उधर देखा, जहाँ उनसे काफ़ी परे शास्त्री एक स्ट्रेचर के सिरहाने खड़ा था। दोनों लंबे डग भरते हुए उसके करीब पहुंचे। कलावती, सुनील ने पूछा। शास्त्री ने सहमति में सिर हिलाया और सफ़ेद चादर से बाहर झांकते उसके पाँव के अंगूठे के साथ बंधे टैग की तरफ इशारा किया। सुनील ने झुककर टैग पर लिखा नाम पढ़ा, कलावती। चेहरा तो उघाड़ो, सुनील बोला। चेहरा उघाड़ने के उपक्रम में शास्त्री ने उस पर पड़ी सफ़ेद चादर उसकी कमर तक खींच दी। सुनील अपलक मृत लड़की को देखने लगा। उसे कबूल करना पड़ा कि लड़की असाधारण रूप से सुंदर थी। वो गले में फांसी लगाकर मरी थी, लेकिन फिर भी उसका चेहरा विकृत नहीं हुआ था। उसके नयन नक्श बहुत साफ सुथरे थे और सुंदर थे और बाल रेशम जैसे मुलायम मालूम होते थे। बालों की रंगत में ऐसा सुनहरापन था जैसे कि हिंदुस्तानी लड़कियों में अमूमन नहीं पाया जाता। उसकी गर्दन में गहरे लाल रंग की एक लकीर खींची हुई थी, जो कि निश्चय ही उस रस्सी की वजह से बनी थी जिसका फंदा उसने अपने गले में डाला था। उसकी चमड़ी की रंगत दूधिया थी और उसका उन्नत वक्ष संगमरमर से तराशा गया मालूम होता था। कमर निहायत पतली थी और कुल्हे। तभी रूपा ने आगे बढ़कर चादर मृत लड़की की थोड़ी तक खींच दी। सुनील ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सूरत देखो, रूपा बोली। शिनाख्त सूरत से होती है, लेकिन तभी सीढ़ियों की तरफ से आहट हुई। सबने घूमकर उधर देखा। सीढ़ियों के दहाने पर किशनलाल प्रकट हुआ। कोई तुम लोगों को ऊपर बुला रहा है, वो बोला। हम लोगों को? शास्त्री हैरानी से बोला। रिपोर्टरों को,
उसने कहा कि जो प्रेस रिपोर्टर यहाँ मौजूद है उन्हें बुला कर लाओ। किसने कहा था? जो ऊपर आया है, किशनलाल तनिक उखड़े स्वर में बोला। कौन ऊपर आया है ये खुद जाकर देखो। अरे उसका कोई नाम तो होगा। ज़रूर होगा, जाकर पूछ लो। आओ चलो देखे कौन आया है। तुम चलो, सुनील बोला। मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। तुम यहाँ क्या करोगे? रूपा संदिग्ध भाव से बोली। मैं लाश से लिपट कर जार जार रोऊंगा। आखिर ये मेरी मौसी की बुआ की चाची की सहेली की बहन की खोई हुई लड़की है। हो सकती है। सालम लड़की देखे बिना सही से नाक कैसे हो सकती है? अभी तो मैंने 1/3 लड़की ही देखी है। चलो, शास्त्री बोला। ये ऐसी बातें करने से बाज नहीं आ सकता। जिंदे मुर्दे का इसे कोई लिहाज नहीं। शास्त्री और रूपा गुप्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। किशनलाल ने एकाएक लाश पर से चादर खींच दी। मैं सोच रहा हूँ, वो अपलक नंगी लाश को देखता हुआ बोला। क्या सोच रहे हो प्यारे लाल? यही कि अगर ऐसी शानदार बीवी मेरी होती तो मैं इसकी सोहबत में कुल जमा कितने दिन जिंदा रह पाता। सुनील एक खोखली हंसी हंसा। मैं तो जब तक मर ना जाता इसके पहलू से ना हटता। सुनील खामोश रहा। नीम अंधेरे में वो बहुत गौर से हथप्राण लड़की के नक से निहारता रहा। अब उसे अफसोस हो रहा था कि वो कैमरा साथ लेकर नहीं आया था। रमाकांत ने यूं आनन फानन उसे मोर की तरफ दौड़ाया था कि कैमरा लाने का तो उसे ख्याल तक नहीं आया था। बहरहाल उसे ये संतोष था कि उसके साथ 2 साथी रिपोर्टर भी कैमरा से लैस नहीं थे। किशनलाल, सुनील ने पूछा, ऊपर जो आदमी आया है उसने अपना कोई नाम नहीं बताया था? नहीं, किशनलाल बोला। ना उसने बताया था और ना मैंने पूछा था। उसने कहा नीचे से रिपोर्टरों को बुला लाओ। मैं तुम लोगों को बुलाने आ गया। उसे ये कैसे मालूम था कि नीचे रिपोर्टर लोग मौजूद थे? मैंने बताया था। ओह, सुनील एक क्षण ठिठका और फिर बोला, अब चलो ऊपर चलकर देखें कि आधी रात को यहाँ रिपोर्टरों से मिलने का ख्वाहिशमंद कौन आया है। तुम चलो, किशनलाल बोला। मैं अभी आता हूँ। तुम यहाँ क्या करोगे? कल्पना करूँगा। किस बात की? कि अगर ये जिंदा होती और यूं मेरे सामने निश्चेष्ट पड़ी होती तो मैं इसके साथ क्या क्या करता, कैसे कैसे करता। कोई एक आध हरकत इसके मुर्दा जिस्म के साथ ही करने का इरादा तो नहीं है? इरादों की तो कोई कमी नहीं, अलबत्ता हौसले की कमी है। ठीक है, मैं जाता हूँ। किशनलाल ने सहमति में सिर हिलाया। सुनील सीढ़ियों की तरफ बढ़ चला। ऊपर उसने शास्त्री और रूपा गुप्ता को एक लंबे तगड़े सूरज से गोवानी लगने वाले व्यक्ति के समीप खड़ा पाया। तुम लोगों ने लड़की की कोई तस्वीर खींची? लंबा तगड़ा आदमी कह रहा था। नहीं, शास्त्री बोला। देखने में कैसी है वो? तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरे बॉस को एक लड़की की तलाश है। उसे डर है कि कहीं नीचे मोर्ग में पड़ी वो लड़की जिसकी की शिनाख्त नहीं हो पा रही है वही ना हो। ऐसा है तो वो यहाँ आकर लाश को देख ले। मेरा बॉस अखबारी पब्लिसिटी नहीं चाहता। अगर वो लाश की शिनाख्त करेगा तो अखबार में उसका जिक्र तो आएगा ही, तब बेशक आए। लेकिन अगर लाश उसकी वाली लड़की की ना हुई तो वो अखबारों में अपना जिक्र आना पसंद नहीं करेगा। ये सब तुम हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि आप लोग अखबार नवीस हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा बॉस लड़की की शिनाख्त ना कर पाए तो आप उसका जिक्र पर्चों में ना करें। तुम्हारा बॉस यहाँ आकर लड़की को पहचान कर भी तो कह सकता है कि उसने उसे नहीं पहचाना। वो ऐसा नहीं करेगा। तभी उसकी तवज्जो करीब आ खड़े हुए सुनील की तरफ गई। ये कौन है? ये भी प्रेस रिपोर्टर है, शास्त्री बोला। सुनील, ब्लास्ट। मैंने, एकाएक रूपा बोली। तुम्हें पहले कहीं देखा है? नहीं नहीं, गोवानी हड़बड़ाया। ये मुमकिन नहीं, तुमने मुझे पहले देखा नहीं हो सकता। लेकिन मेरा यकीन करो। रूपा चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर आश्वासन के भाव ना आए। तो फिर कबूल है आपको? गोवानी बोला। मेरा बॉस अगर लड़की को पहचान लेता है तो आप उसका जिक्र छापे में करेंगे, नहीं पहचानता तो नहीं करेंगे। शास्त्री ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। गोवानी लंबे डग भरता हुआ मेन गेट से बाहर निकल गया। क्या किस्सा है? सुनील ने पूछा। शास्त्री ने बताया। पागल हो क्या? सुनील बोला। ऐसा कोई वादा तुम कैसे कर सकते हो, वो भी उसके बॉस की सूरत देखे बिना? क्या पता उसका बॉस कोई ऐसा आदमी हो जिसका एक जनाना लाश में दिलचस्पी रखना ही अपने आप में न्यूज़ हो। सुनील, मेरे बच्चे, शास्त्री धूर्ततापूर्ण स्वर में बोला। वादा करना जुदा बात होती है और उसको निभाना जुदा बात। मैंने वादा ही तो किया है, उसको निभाने की स्टेज आना अभी बाकी है। बड़े हरामी हो। बड़ा कहाँ, तुमसे तो कहीं छोटा हूँ। हरामी पंक्ति में तो 7 जन्म तक तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। सुनील ने देखा रूपा होंठ भींचकर हंस रही थी। उसने कहर भरी निगाहों से उसे घूरा, लेकिन उसे ऐसा ना लगा कि रूपा ने उसके घूरने की रत्ती भर भी परवाह की हो। तभी गोवानी वापस लौटा। उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे। क्या हुआ? शास्त्री बोला। बॉस बाहर नहीं है, वो बोला। मैं उसे बाहर कार में बैठा कर छोड़कर आया था।
अब बाहर ना बॉस है और ना कार। वो लौट कर आएगा? आना तो चाहिए, मुझे उसके यूं चले जाने पर ही हैरानी है। मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, रूपा बोली। गुवानी ने उसकी तरफ ध्यान न दिया। वो बोला, लाश पर एक निगाह खुद ही डालता हूँ। नाम क्या है तुम्हारे बॉस का? सुनील बोला। मेरा बॉस अपना नाम खुद बताना पसंद करता है। अभी लौटेगा तो उसी से पूछना। रास्ता किधर से है? इधर से। सुनील और उसके साथ बाकी सब सीढ़ियों की तरफ बढ़ चले। सब नीचे पहुंचे। किशनलाल वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ये किशनलाल कहाँ चला गया? सुनील बोला। अभी तो इस समय यहाँ छोड़कर गया था। किशनलाल, किशनलाल। स्तब्ध वातावरण में आवाज़ बड़े डरावने अंदाज से गूंजी, लेकिन कोई जवाब न मिला। मैंने किशनलाल का क्या करना है? गोवानी उतावले स्वर में बोला। मुझे लाश दिखाओ लड़की की। वो उधर उस स्ट्रेचर पर है। सुनील ने देखा, लाश दोबारा से चादर से ढकी हुई थी। सब स्ट्रेचर के करीब पहुंचे। कुछ क्षण सब स्तब्ध से खड़े रहे। फिर सुनील ने हाथ बढ़ाकर लाश के चेहरे पर से चादर खींची। चादर के नीचे से एक पथराया हुआ मर्दाना चेहरा प्रकट हुआ। सुनील के मुंह से एक सिसकारी सी निकली। उसने चादर कमर तक खींची और एक कदम आगे बढ़ा। चेहरा किशनलाल का था। उसके चेहरे पर खून की लकीरें दिखाई दे रही थी और वो निश्चय ही मर चुका था। ये सुनील हकलाया। किशनलाल। क्या हुआ? गोवानी बोला। लड़की कहाँ है? वो यहाँ इस स्ट्रेचर पर थी तो कहाँ गई? गायब हो गई। लाश गायब हो गई? हाँ, ये प्रधान की करतूत है। ये शर्तिया प्रधान की करतूत है। कौन प्रधान? उत्तर देने के स्थान पर गोवानी बाहर को भागा। पीछे मुकम्मल सन्नाटा छाया रहा। तीनों अखबार नवीस जैसे बुत बन गए थे। फिर सुनील ने खामोशी भंग की। पुलिस को खबर करनी होगी। 2 किस्तों में पुलिस का दलबल वहां पहुंचा। पुलिस के दलबल का नेतृत्व इंस्पेक्टर प्रभुदयाल कर रहा था। उसने बड़े सब्र से शास्त्री की जुबानी सारा वाकया सुना। अंत पे प्रभुदयाल बोला और फिर सुनील की ओर घूमा। लाश तो तुम्ही ने बरामद की होगी? हाँ, सुनील धीरे से बोला। हमेशा की तरह? मैं अकेला नहीं था, सुनील तनिक झुंझलाए स्वर में बोला। मेरे साथ शास्त्री था, रूपा थी, वो गोवानी था। जिसकी सूरत, रूपा बोली। मैं अब भी कहती हूँ मुझे पहचानी हुई लगी थी। लाश दिखाओ। प्रभुदयाल रूपा की बात की ओर ध्यान दिए बिना बोला। सब नीचे मोर्ग में पहुंचे। प्रभुदयाल ने बड़ी संजीदगी से लाश का मुआयना किया। इसकी खोपड़ी पर पीछे से वार किया गया है, वो बोला, और लगता है उसी वार से ये मरा है। कलाइयों पर जैसी खून की बैंगनी लकीरें हैं, उनसे लगता है किसी ने इसकी कलाइयाँ दबोच ली थी। इस लिहाज से इसे 2 आदमियों की करतूत कहा जा सकता है। एक जिसने इसकी कलाइयाँ दबोची और दूसरा जिसने इसकी खोपड़ी पर वार किया। एक ही आदमी दोनों काम नहीं कर सकता। वो इसकी कलाइयाँ भी दबोच लेता और इसकी खोपड़ी पर वार करने में भी कामयाब हो जाता, ये मुमकिन नहीं। हत्यारा इसे स्ट्रेचर पर लिटाकर और ऊपर से चादर से ढक कर गए। इससे लगता है कि उन्हें इत्मीनान था कि अपनी करतूत को अंजाम देने के लिए उनके पास बहुतेरा वक्त था। कोई कुछ न बोला। इसकी जगह जो लाश थी, प्रभुदयाल बोला, वो गायब ही है। इस बात की क्या गारंटी है? क्या पता वो किसी और स्ट्रेचर पर पड़ी हो? नहीं पड़ी, सुनील दबे स्वर में बोला। मैंने यहाँ मौजूद हर लाश का चेहरा उघाड़कर इस बात की तस्दीक की है। शाबाश, प्रभुदयाल के स्वर में व्यंग्य का स्पष्ट पुट था। मैं इस बात का इंतजाम करना चाहता हूँ कि तुम्हारी ऐसी बेशकीमती सेवाओं के बदले में तुम्हें पुलिस के महकमे से कोई भी छोटी मोटी तनख्वाह मिला करे। शुक्रिया, सुनील शुद्ध स्वर में बोला। अपने को ऐसी किसी तनख्वाह का हकदार साबित करने के लिए मैं हुजूर माई बाप की तवज्जो एक और बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ। कौन सी बात? हथप्राण के बाएं हाथ की मुट्ठी में कुछ बाल फंसे हुए हैं। बाल लाली लिए हुए काले रंग के हैं, लेकिन उनकी जड़ें सफ़ेद हैं। बाल किसी ऐसे अधेड़ उम्र के आदमी के ही हो सकते हैं जो बालों में खिजाब लगाता था, और जिस ढंग से ये बाल इसकी मुट्ठी में जकड़े हुए हैं, उससे ये बाल इसके हमलावरों में से एक के हो सकते हैं। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना इतनी बारीक बात मेरी समझ में कहाँ आनी थी। मैंने तो अपनी इतने साल की पुलिस की नौकरी में भाड़ी झोंका है, और जिस हमलावर ने इसकी कलाइयाँ दबोची थी वो लेफ्ट हैंडर था, हब्बू था, बाएं हाथ से काम करने वाला था। प्रभुदयाल के चेहरे के भाव फौरन तब्दील हुए। उसके नेत्र सिकुड़ गए। वो कुछ क्षण खामोशी से सुनील को घूरता रहा और फिर बोला, ये कैसे जाना रिपोर्टर साहब? बाल इसकी बाईं मुट्ठी में है। जब हमलावर ने इसकी दोनों कलाइयाँ जकड़ी हुई थी तो तब भी इसके सिर पर झपट्टा मारने के लिए अपना बायां हाथ आज़ाद कर पाया था, दायां नहीं। इसका बायां हाथ हमलावर के दाएं हाथ की गिरफ्त में था। इस्तेमाल में आने वाला हाथ दूसरे हाथ के मुकाबले में हमेशा ज़्यादा मजबूत और फुर्तीला होता है। जैसे मैं राइट हैंडर हूँ और मेरा दायां हाथ ज़्यादा मजबूत है, वैसे ही लेफ्ट हैंडर का बायां हाथ ज़्यादा मजबूत होता है।
इसका अपना बायां हाथ छुड़ा पाने में कामयाब होना साबित करता है कि इसका बायां हाथ हमलावर के कम मजबूत हाथ की पकड़ में था। ऐसा तभी मुमकिन है जबकि वो लेफ्ट हैंडर हो, खब्बू हो। सुनील ने नोट किया कि रूपा अपलक उसकी तरफ देख रही थी। उसकी चेहरे पर हैरानी और प्रशंसा के मिले जुले भाव थे। ये अपना बायां हाथ, प्रभुदयाल बोला, छुड़ाने में इसलिए कामयाब हुआ हो सकता है क्योंकि मुमकिन है कि ये भी लेफ्ट हैंडर हो। तब तुम्हारी अपनी थ्योरी के मुताबिक इसका बायां हाथ ज़्यादा ताकतवर रहा होगा। किशनलाल लेफ्ट हैंडर नहीं था। सुनील इंकार में सिर हिलाता हुआ बोला, इस बात की मुझे व्यक्तिगत जानकारी है। मैं किशनलाल से बहुत पुराना वाकिफ़ हूँ। प्रभुदयाल कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं यकीनन ठीक कह रहा हूँ, सुनील बोला, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमलावरों का इसका कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था। वो कैसे? क्योंकि इसकी खोपड़ी पर कोई भीषण वार नहीं पड़ा है। भीषण वार पड़ा होता तो खोपड़ी तरबूज की तरह खुल गई होती। आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है। इस पर वार सिर्फ इसको निश्चेष्ट करने की नीयत से किया गया था, लेकिन इत्तेफाक से वार खोपड़ी की किसी ऐसी नाजुक जगह पर हो गया कि इसके प्राण निकल गए। उनका हत्या का इरादा नहीं था, इसलिए वो इसको फर्श पर गिरा पड़ा छोड़ने की जगह संभाल कर स्ट्रेचर पर लिटा कर गए। ये भी हो सकता है कि अब इन्हें पता ही ना हो कि जिस पर उन्होंने हमला किया था वो मर चुका था। ऐसा हमला क्यों ज़रूरी था? जाहिर है कि लड़की की लाश गायब करने के लिए। वो यहाँ लाश के पास मौजूद थे। इसके होते हुए लाश को भला कैसे गायब कर सकते थे? लड़की कौन थी? ये अभी कोई नहीं जानता। तुम भी नहीं? प्रभुदयाल नकली हैरानी जाहिर करता हुआ बोला। जी हाँ, सुनील स्थिर स्वर में बोला, मैं भी नहीं। लेकिन मालूम तो कर ही लोगे। हाँ। क्यों? जिस लड़की की लाश के लिए कत्ल हो गया हो उसकी लाइफ स्टोरी मेरे अखबार की बड़ी सेंसेशनल स्टोरी बन सकती है। कत्ल तो अब हुआ है। तुम तो कत्ल के पहले से यहाँ मौजूद थे। हाँ, तुम पहले से यहाँ क्यों मौजूद थे? सुनील ने उत्तर ना दिया। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है रिपोर्टर साहब। ये एक मुश्किल सवाल है। इसका जवाब देने के लिए मुझे वक्त चाहिए। कितना मुश्किल सवाल है? कितना वक्त चाहिए तुम्हें? हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने? या सिगरेट पीना मुनासिब होगा? नहीं, प्रभुदयाल सख्ती से बोला, नहीं मुनासिब होगा। क्यों? सिगरेट का धुआं सूंघकर लाशें उठकर खड़ी होने लगेंगी। शट अप। यस सर, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है। कौन सा सवाल? तुम पहले से यहाँ क्यों मौजूद थे? पहले से क्या मतलब? मैं कोई दोपहर से तो नहीं आया बैठा यहाँ। मेरे से पहले तो यहाँ ये दोनों, उसने शास्त्री और रूपा गुप्ता की तरफ इशारा किया, मौजूद थे। लेकिन तुम थे क्यों यहाँ? मैं उस लाश की शिनाख्त की खातिर यहाँ आया था जो कि गायब है। तुम उसकी शिनाख्त कर सकते थे? नहीं, लेकिन मुझे यहाँ किसी ऐसे शख्स के पहुँचने की उम्मीद बराबर थी जो लाश की शिनाख्त कर सकता था। ऐसी शिनाख्त में तुम्हारी दिलचस्पी क्यों? कोई खास वजह नहीं, आम वजह ही बताओ। आम वजह तो वही है जो एक प्रेस रिपोर्टर के पास ऐसे मामलात में होती है। क्या? स्टोरी, सेंसेशनल स्टोरी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी यह आमद लाश की शिनाख्त के लिए नहीं बल्कि उसको गायब करने की नीयत से हुई हो? सुनील ने हैरानी से प्रभुदयाल की तरफ देखा। इंस्पेक्टर साहब, रूपा बोली, जब मैं और शास्त्री यहाँ ऊपर गोवानी से बातें कर रहे थे तब ये काफ़ी देर नीचे किशनलाल के साथ अकेला रहा था। सुनील ने कहर भरी निगाहों से रूपा की तरफ देखा। उत्तर में रूपा बड़े कुटिल भाव से मुस्कुराई। काफ़ी देर? कितनी देर? प्रभुदयाल ने पूछा। कम से कम 10 मिनट, रूपा बोली। नॉनसेंस, सुनील बोला, मैं बड़ी हद 2 या 3 मिनट नीचे ठहरा हुआ था। 10 से 1 भी मिनट कम नहीं, रूपा बोली। सुनील ने यूं रूपा की तरफ देखा जैसे फैसला न कर पा रहा हो कि वो रूपा का खून कर दे या फिलहाल हाथ पांव तोड़कर ही सब्र कर ले। क्या कहते हो? प्रभुदयाल उतावले स्वर में बोला। माई बाप, सुनील बड़ी संजीदगी से प्रभुदयाल से संबोधित हुआ। मुझे अफसोस है कि मेरी पोल इतनी जल्दी खुल गई। मैं आपके आला दिमाग की तारीफ करता हूँ। दरअसल हकीकत यही है कि मैंने किशनलाल का खून किया और लाश को उठाकर अपनी कोट की भीतरी जेब में रख लिया। लाश? सुनील ने अपनी जेब पर दस्तक दी। अभी भी यही है। जरूरी नहीं कि तुम यहाँ अकेले आए हो, प्रभुदयाल अविचलित स्वर में बोला। तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई जोड़ीदार यहाँ आया हो सकता है। तुम यहाँ ऊपर अपने हम पेशा लोगों में आ शामिल हुए होगे और तुम्हारा जोड़ीदार लाश के साथ खिसक गया होगा। ओह, आई सी। अब क्योंकि मैं बालों में खिजाब नहीं लगाता और खब्बू नहीं हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा मेरा जोड़ीदार था। किशनलाल की कलाइयाँ उसने पकड़ी थी। जाहिर है, फिर तो हमलावर मैं हुआ। क्या ये भी जाहिर है? हाँ, सुनील ने एक आह भरी। और मैं, वो बोला, कुल जहान में ये ढोल पीटता फिरता हूँ कि इंस्पेक्टर प्रभुदयाल जैसा काबिल और आला दिमाग पुलिस ऑफिसर सारे राजनगर की पुलिस फोर्स में कभी नहीं हुआ।
जो कि तुम्हारा मुझ पर एहसान है, प्रभुदयाल उसे घूरता हुआ बोला, और जिसके लिए मुझे चाहिए कि मैं तुम्हें गले लगाकर कबूल करूं कि कितना एहसानमंद हूं मैं तुम्हारा। सुनील ने अपने होंठ भींच लिए और असहाय भाव से गर्दन हिलाई। बोलो, प्रभुदयाल बोला। अब मैं क्या बोलूं? सुनील बोला। मेरी बोलती तो तुमने बंद कर दी है। फुटो। जी? मैंने कहा फुटो। लेकिन हवलदार। जी जनाब। एक हवलदार तत्काल आगे बढ़ा। इसे गिरफ्तार कर लो और ले जाकर हवालात में बंद कर दो। कल शाम तक जब मुझे तफ्तीश से फुर्सत होगी तो मैं इससे बात करूंगा। मैं जा रहा हूं, सुनील हड़बड़ा कर बोला। सिर्फ कह रहे हो, जाते दिखाई नहीं दे रहे हो। अभी दिखाई भी देता हूं, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि अब मैं यहाँ अपनी मौजूदगी ज़रूरी नहीं समझता। इसलिए नहीं कि आपने मुझे गिरफ्तारी की धमकी दी है। कैसे भी जाओ, जाओ। दूसरी बात यह है कि आपके आज जैसे तेवर मैंने पहले कभी नहीं देखे। बात क्या है माई बाप? कहीं आपका बड़ा लड़का, आपको जिसके फर्स्ट आने की उम्मीद थी, इम्तिहान में फेल तो नहीं हो गया? या भैंस ने दूध देना कम कर दिया हो? या ये ऐसे नहीं मानेगा। प्रभुदयाल का स्वर एकाएक बेहद हिंसक हो उठा। गुड नाइट, आई मीन गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुनील हड़बड़ाकर दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। हेयर आई एम गोइंग, गोइंग गोइंग गॉन। बाहर आकर सुनील ने सबसे पहले अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगाया। इमारत से परे एक फाटक था जिस पर दरबान बैठा था। मोर्ग तक पहुंचने के लिए उस फाटक से गुजरना जरूरी था। वो दरबान के पास पहुंचा। एक बात तो बताओ चाचा जी, वो बड़ी आत्मीयता से दरबान से बोला। क्या? पुलिस के आगमन से पहले यहाँ कोई ऐसी गाड़ी आई थी जो मोर्ग की तरफ गई हो? वो लाल मारुति आई थी, दरबान बोला। वो तो मैं लाया था। मेरा मतलब है लाल मारुति के बाद और पुलिस की गाड़ियों से पहले। नहीं, उस दौरान तो कोई गाड़ी नहीं आई। कोई प्राइवेट गाड़ी ना आई हो, टैक्सी आई हो? ना। पक्की बात? हाँ। सुनील कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला। कोई मुर्दा गाड़ी, कोई एम्बुलेंस? वो तो आती जाती ही रहती है। आखिर इतना बड़ा अस्पताल है, उनका ध्यान मैं नहीं रखता। फिर भी ध्यान तो करो, क्या ऐसी कोई गाड़ी मेरे आने के बाद और पुलिस के पहुंचने से पहले यहाँ आई थी? एक मुर्दा गाड़ी आई तो थी, दरबान कुछ सोचता हुआ बोला। अच्छा, वो किधर गई थी? अस्पताल की तरफ या मोर्ग की तरफ? मोर्ग की तरफ, इमारत के पिछवाड़े में। वहाँ क्यों? मोर्ग में लाशें पिछवाड़े से ही लाई जाती है। उधर बेसमेंट में पहुँचने के लिए सीढ़ियों की जगह ढलान है। ओह, वो मुर्दा गाड़ी क्या अभी भी पिछवाड़े में ही है? नहीं, वो तो कब की चली गई। वो तो पुलिस के आने से पहले ही यहाँ से चली गई थी। गाड़ी का नंबर याद हो? सुनील आशापूर्ण स्वर में बोला। अजी, मुर्दा गाड़ी का नंबर कौन देखता है? वैसे थी वो मुर्दा गाड़ी ही। हाँ, काले रंग की, दोनों तरफ सब वाहन लिखा हुआ था। शुक्रिया चाचा जी, शुक्रिया। सिगरेट के कश लगाता सुनील इमारत के पिछवाड़े में पहुंचा। पिछवाड़े में एक बड़ा सा दरवाज़ा था जो एक विशाल हॉल में खुलता था। हॉल में रोशनी थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया तो उसे खुला पाया। वो भीतर दाखिल हुआ। वहाँ भी कई स्ट्रेचर नुमा बेड मौजूद थे। 2-3 पर तो सफ़ेद चादर से ढकी लाशें भी मौजूद थी। उस हॉल से आगे ढलुआ रास्ता था जो बेसमेंट की तरफ जाता था। क्या है? सुनील ने घूमकर आवाज़ की तरफ देखा। कोने में एक बेंच पड़ा था जिस पर से एक हवलदार उठकर खड़ा हो रहा था। कुछ नहीं, सुनील बोला। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या जगह है? ये वो जगह है जहाँ पोस्टमार्टम से पहले मुर्दे रखे जाते हैं। तुम यहाँ? मैंने यहीं आना था। मतलब? मेरी बीवी एक मोटर एक्सीडेंट में मर गई है। उसकी लाश यहीं पहुँचने वाली है। मुझे फाटक पर मौजूद दरबान ने कहा था कि लाश यहीं पहुँचेगी। उसने ठीक कहा था, हवलदार हमदर्दी भरे स्वर में बोला। ये एक तरह से लाशों का रिसीविंग रूम है। पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर लोग दिन में आते हैं। उनकी गैरहाजिरी में जो लाशें यहाँ पहुँचती है वो यहीं रखी जाती है। बाद में पोस्टमार्टम के बाद या तो रिश्तेदार उन्हें यहीं से ले जाते हैं और या फिर वे नीचे बेसमेंट में भेज दी जाती हैं। ओह, तुम्हारी बीवी का एक्सीडेंट कैसे हो गया? क्या किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी? हाँ, सुनील के स्वर में तत्काल भर्राहट आ गई। तकदीर की गाड़ी ने। मेरे मुकद्दर की रेल ही जब पटरी से उतर गई तो एक्सीडेंट ना होता तो क्या होता? ओह, वो पूर्ववत सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोला। ये दरवाज़ा खुला ही रहता है? उसने प्रवेश द्वार की तरफ इशारा करके पूछा। दिन में खुला रहता है, रात को तो भीतर से बंद रहता है। रात को कोई लाश आती है तो किशनलाल भीतर से आकर दरवाज़ा खोला करता था। किशनलाल यहाँ का चौकीदार था। बेचारे की खोपड़ी खोल दी किसी ने। जान तो बच गई ना? अजी कहाँ बच गई, मर गया। आप यहाँ कैसे हवलदार साहब? मैं यहाँ? उसके स्वर में एकाएक गर्व का पुट आ गया। उस पुलिस पार्टी के साथ आया हूँ जो किशनलाल के कत्ल की तफ्तीश करने यहाँ पहुँची है। अपने जो इंस्पेक्टर साहब है ना, प्रभुदयाल,
वो मेरा बड़ा मान करते हैं। जो खास काम होता है वो मुझे ही देते हैं। उन्होंने मुझे कहा, आसाराम तू पिछवाड़े में जा, और मैं यहाँ आ गया। ओह, यानी कि रात को यहाँ कोई नहीं होता और ये दरवाज़ा भीतर से बंद होता है। हाँ, फिर तो इधर से चुपचाप भीतर कोई नहीं आ सकता होगा। जब दरवाज़ा भीतर से बंद होगा तो कोई कैसे आ पाएगा? सही बात है, लेकिन इस वक्त तो दरवाज़ा खुला है। क्या आपने खोला? नहीं, ज़रूर किशनलाल ने किसी के लिए खोला होगा। सच पूछो तो मुझे तो तुम्हारे यहाँ दाखिल होने पर ही पता लगा है कि दरवाज़ा खुला था। वो उधर जो गलियारा दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो गलियारा मुर्दाघर को अस्पताल से जोड़ता है। डॉक्टर लोग उधर से ही यहाँ पहुँचते हैं। उसी गलियारे में से मोर्ग के सामने भाग में आने जाने का रास्ता है। यहाँ से एक लाश चोरी हो गई है। सारा मुर्दाघर तलाश कर लिया गया है, लेकिन लाश नहीं मिली। लाश चुराकर कोई क्या करेगा भला? है ना कमाल की बात। लेकिन फिर भी लाश चोरी हुई है। और तो फिर आ गए। सुनील चिंक कर घुमा। गलियारे के दहाने पर इंस्पेक्टर प्रभुदयाल खड़ा था और कहर भरी निगाहों से उसे घूर रहा था। मैं गया ही कब था माई बाप? सुनील विनयशील स्वर में बोला। मतलब? बंदा बरवर, मेरी नौकरी का ख्याल करो। ताज़ा खबर का रिपोर्टर यहाँ मौजूद, क्रॉनिकल की रिपोर्टर नहीं यहाँ मौजूद, और मैं बाहर। मैं रिपोर्टर हुआ या घसियारा? ऐसे कैसे चलेगी मेरी नौकरी? यहाँ कौन सी नौकरी चल रही है तुम्हारी? वो क्या है कि साहब, आशाराम दबे स्वर में बोला। ये कह रहा था कि इसकी बीवी मोटर एक्सीडेंट में मर गई थी और उसकी लाश यहाँ पहुँचने वाली थी। बेवकूफ़, प्रभुदयाल भन्नाया। गधा? कौन? सुनील बोला। मैं नहीं, ये। आशाराम ने जोर से थूक निकली। अहमक, ये प्रेस रिपोर्टर है और तुझे कहानियां सुनाकर बहला रहा है। साहब, मैंने इसे कुछ नहीं बताया। आशाराम आतंकित स्वर में बोला। नामाकुल, बूढ़ा हो गया पुलिस की नौकरी में। लेकिन तभी एक और हवलदार वहां पहुंचा और बोला, साहब। क्या है? प्रभुदयाल आंखें निकाल कर बोला। साहब, उधर एक आदमी आया है जो कहता है कि वो लाश पहचान सकता है। लाश पहचान सकता है? कौन सी लाश पहचान सकता है? यहाँ तो दर्जन लाशें मौजूद हैं। लड़की की लाश साहब। कौन सी लड़की की लाश? जो गायब हो गई है। अब क्या पहचानेगा वो उसे? लाश तो गायब हो गई है। हवलदार खामोश रहा। चलो दिखाओ कौन है वो। प्रभुदयाल नवांगतुक हवलदार के साथ हो लिया। सुनील उसके पीछे आगे बढ़ा तो आशाराम ने उसे पीछे से उसके कोट का कॉलर पकड़कर वापस घसीट लिया। तू कहाँ जाता है? आशाराम दांत पीसता हुआ बोला। तू तो यहीं ठहर, तेरी तो यहाँ बीवी आने वाली है। वो क्या है आशाराम जी? सुनील अपने कॉलर से जबरन उसका हाथ हटाता हुआ बोला। मुझे लगता है कि जिस मुर्दा गाड़ी में वो यहाँ लाई जाने वाली थी उसका रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया है। मैं जाकर देखता हूँ। और वो बाहर को झपटा। इमारत का घेरा काट कर वो उसके अग्रभाग में पहुँचा। वहाँ भीतर उसने इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के सामने एक कीमती सूट पहने खूबसूरत नौजवान को खड़ा पाया। मेरा नाम अमरकांत चावला है। मैं बम्बई से आया हूँ। मुझे पता लगा है कि यहाँ एक नौजवान लड़की की लाश लाई गई है। लड़की का नाम कलावती बताया जाता है। आप कलावती को जानते हैं? मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता, लेकिन इस लड़की को मैं किसी और नाम से जानता हो सकता हूँ। अगर ये स्थापित हो चुका है कि कलावती ही इस लड़की का असली नाम है तो फिर मैं यहाँ बेकार आया। लेकिन अगर ये नाम फर्जी है तो हो सकता है कि उस लड़की की शिनाख्त मैं कर पाऊँ। कैसे हो सकता है? मेरी एक चचेरी बहन पिछले 1 महीने से गायब है। हम लोग बहुत फिक्रमंद है उसके बारे में। मयूरी नाम है उसका। क्या पता ये कथित कलावती हमारी मयूरी ही हो। लड़की के माँ बाप कहाँ रहते हैं? वो दोनों मर चुके हैं, इसलिए मयूरी हमारे साथ रहती थी। मेरे और मेरे माँ बाप के अलावा अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं। बेचारी अपने आप को हमारे पर बोझ मानती थी। हालांकि हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था। लड़की क्या आत्मघाती प्रवृत्ति वाली थी? जी हाँ। क्या? मैंने कहा जी हाँ। दरअसल उसे दिल की बीमारी थी। भरी नौजवानी में? जी हाँ। उसकी वजह से मयूरी बहुत पस्त रहती थी। उसने बम्बई से बाहर कहीं जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी तो हमने उसे यही सोचकर नहीं रोका था कि उसका दिल बहल जाएगा। मैं ज़रा एक नज़र डाल सकता हूँ उस पर? उत्तर में प्रभुदयाल ने सुनील को बाँह से पकड़कर खींचा और उसे अमरकांत चावला के सामने कर दिया। आप इस शख्स को जानते हैं? प्रभुदयाल ने सवाल किया। जी नहीं, युवक निसंकोच बोला। कौन है ये? लोकल प्रेस रिपोर्टर है। सुनील नाम है इसका। हर किसी के फट्टे में टांग अड़ाना इसकी स्पेशलिटी है। आप इसे सूरज से न जानते हो, लेकिन खतों किताबात के जरिए आपका इससे कोई वास्ता रहा हो। किस लिए? ये तो आप बताइए। शायद अपनी बहन की तलाश के लिए? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको पता कैसे लगा कि यहाँ इस शहर में कोई लड़की थी जिसकी लाश की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी?
हमारे यहाँ के एक वाकिफकार ने हमें बम्बई फ़ोन कर खबर दी थी। अब वहाँ तो छोड़ दो माई बाप, सुनील बोला। ये लो, प्रभुदयाल कहर भरे स्वर में बोला। अब खैरियत चाहते हो तो फूट जाओ यहाँ से। इन दोनों के, सुनील ने शास्त्री और रूपा की तरफ संकेत किया। यहाँ रहते तो ना फूटा मैं यहाँ से। आप लोग भी जाइए। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया और बाहर को चल दिए। सुनील ने अपनी एक उंगली पेशानी से छूकर प्रभुदयाल का अभिवादन किया और फिर वो भी उनके पीछे हो लिया। मैं आपको ड्रॉप कर दूं? सुनील रूपा से बोला। कहाँ? रूपा बोली। कहीं भी, मसलन दरिया में, समुद्र में। अच्छा, वैसे इंस्पेक्टर साहब के सामने मुझे किशनलाल का कातिल करार देने का शुक्रिया। मैंने कहा कातिल करार दिया था तुम्हें? रूपा बड़ी मासूमियत से बोली। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि तुम काफ़ी देर तक नीचे मोर्ग में किशनलाल के साथ अकेले रहे थे। इतना भी क्यों कहा था? क्योंकि ये हकीकत है। ये सरकारी गजट में छपा है कि हकीकत बयान करना ज़रूरी होता है। हाँ, क्या हाँ, हकीकत बयान करना ज़रूरी होता है, सरकारी गजट में छपा है। चाहे यूँ खामखा किसी का पुलंदा बन जाए। हाँ, फिर तो एक आध हकीकत अभी मैं भी बयान कर दूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। तुम क्या हकीकत बयान करोगे? एक क्या, कई हैं। मेरा उनसे क्या वास्ता? तुम्हारा ही तो वास्ता है नूरे नज़र। मतलब? समझाता हूँ। मसलन क्या तुम इस हकीकत से वाकिफ़ हो कि अपनी इतनी शानदार पोशाक के नीचे तुम बिल्कुल नंगी हो? शट अप। और क्या तुम्हें मालूम है कि आई सेड शट अप? क्यों, हकीकत बर्दाश्त नहीं हो रही? और अभी तो मैंने नमूना पेश किया है। जो माल बढ़िया है वो तो मैंने अलग से बांध कर रखा है। मिस्टर सुनील, यू आर मोस्ट एबनॉक्सियस पर्सन आई हैव एवर कम अक्रॉस। तारीफ का शुक्रिया। अब आप ये कहेंगी कि आपने मेरी तारीफ नहीं की थी, जबकि मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि इंग्लिश में कही गई हर बात मुझे अपनी तारीफ लगती है। ओह हेल, रूपा पांव पटकती हुई बोली। शास्त्री जी, आप चल रहे हैं? शास्त्री जी तो चल रहे हैं। शास्त्री के मुंह खोल पाने से पहले ही सुनील बोल पड़ा। लेकिन तुम शास्त्री जी के साथ थोड़ी ही चल रही हो, तुम तो मेरे साथ चल रही हो। अच्छा, रूपा व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली। क्यों भला? क्योंकि तुम मेरी पड़ोसिन हो। पड़ोसिन? तुम्हारे पड़ोस में तो क्या, मैं तुम्हारी गली में भी नहीं रहती। अरे, एक आध गली का फासला कोई फासला होता है? होता है। होता भी है तो शास्त्री को क्यों तकलीफ देती हो? बैंक स्ट्रीट का इलाका कोई इनके रास्ते में थोड़ी ही पड़ता है। कोई बात नहीं, ये मेरी खातिर तकलीफ उठा लेंगे। क्यों शास्त्री जी? ऑफ कोर्स, शास्त्री बहुत साइस्तिगी से बोला। ऑफ कोर्स माय डियर, ऑफ कोर्स माय डियर। सुनील मुंह बिगाड़कर शास्त्री के स्वर की नकल करता हुआ बोला। अबे पतीले के ढक्कन, रास्ते में कहीं तेरा ये खड़खड़ स्कूटर बिगड़ गया तो डाकू पड़ जाएंगे। शास्त्री ने रूपा की तरफ देखा। मूव, रूपा निर्णयात्मक स्वर में बोली। आई विल टेक माई चांसेस विद यू। शास्त्री मुस्कुराते हुए अपने स्कूटर का ताला खोलने लगा। तौबा, सुनील असहाय भाव से बोला। अकल नाम की कोई चीज़ तो रह ही नहीं गई औरत जात में। शास्त्री ने स्कूटर स्टार्ट किया। रूपा उसके साथ बैठ गई। स्कूटर अपनी जगह से सरका तो रूपा अपनी नाक के साथ अंगूठा लगाकर हाथ हिलाती हुई बोली। ईट योर हार्ट आउट मिस्टर ब्लास्ट। सुनील के स्कूटर के पीछे जोर से हवा में ठोकर चलाई। सुनील कार में सवार हुआ और उसे कंपाउंड से बाहर ले आया। मोड़ काटते ही आगे एक बहुत बड़ा चौराहा था, जिस पर रात के उस समय ट्रैफिक की लाल हरी बत्तियों की जगह केवल ब्लिंकर जल रहे थे। उसने अभी चौराहा पार किया ही था कि एकाएक कहीं से एक एम्बेसडर कार सड़क पर प्रकट हुई। उसकी कार के आगे आकर घूमी और दीवार की तरह सामने अड़ गई। पूरी शक्ति से सुनील का पांव ब्रेक के पैडल पर पड़ा। उसकी कार एम्बेसडर से टकराने से बाल बाल बची। एम्बेसडर के चारों दरवाजे एक साथ खुले और उनमें से 4 आदमी बाहर निकले। एक लपक कर मारुति की ड्राइविंग सीट वाले पहलू पर पहुंचा और उसने एक झटके से कार का दरवाज़ा खोला और सुनील को कार से बाहर घसीट लिया। चारों उसे घेर कर खड़े हो गए। सुनील ने देखा उनमें से एक वही लंबा तगड़ा गोवानी था जिसे वो पहले मोर्ग में देख चुका था। क्या है? सुनील दिलेरी से बोला। मुझे पहचानते हो ना? गोवानी अपलक उसे देखता हुआ बोला। हाँ, लेकिन मैं भी तुम्हें पहचानता हूँ सुनील। ब्लास्ट, राइट? राइट। तुम लोगों ने पुलिस को मेरे बारे में बताया था? हाँ। क्या? यही कि तुम मोर्ग में आए थे और तुम्हारी कलावती की लाश में दिलचस्पी थी। बस? और क्या? और हम जानते ही क्या थे तुम्हारे बारे में? तुम अब जानते हो? नाम तो अब भी नहीं जानता, लेकिन मेरी सूरत से वाकिफ़ हो? हाँ। नहीं हो? क्या मतलब? तुम मेरी सूरत से वाकिफ़ नहीं हो? तुम्हें कतई याद नहीं कि मैं देखने में कैसा लगता था? ठीक? नहीं ठीक। उसने जेब से एक रिवॉल्वर निकालकर उसकी नाल की एक दर्दनाक दस्तक सुनील की नाक पर दी। अब ठीक? उसने सहज भाव से पूछा। हाँ, सुनील तत्काल बोला। अब ठीक। सच पूछो तो मेरी दूर की निगाह खराब है।
मैं तो सूरतें ठीक से देख ही नहीं पाता, तुम्हें याद क्या रखूंगा। शाबाश, जो कह रहे हो उसे कितनी देर में भूल जाओगे। जो कह रहा हूँ उसे तो कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन तुम्हारा थोप हुलिया तो समझो कि मैं भूल ही गया। गुड, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। वो कैसे कि जिंदा घर लौट रहे हो। ओह, अब इस खुशकिस्मती को बनाए रखना तुम्हारे अपने हाथ में है, ये ना भूलना। नहीं भूलूंगा, जाओ। सुनील चुपचाप वापस अपनी कार की तरफ बढ़ा। वे चारों फुर्ती से एम्बेसडर में सवार हुए और अगले ही क्षण कार ये जा वो जा। सुनील इंपीरियल होटल पहुंचा। रात के उस पहर में होटल में मुकम्मल सन्नाटा था। वो रिसेप्शन पर पहुंचा। संयोगवश उस वक्त रिसेप्शन पर जो क्लर्क मौजूद था, सुनील उसे जानता था। उसका नाम AK खोसला था। एक अन्य केस के दौरान सुनील का उससे पहले भी वास्ता पड़ चुका था। हेलो, सुनील बोला। हेलो सर, खोसला बोला। मुझे पहचानते हो ना? पहचानता हूँ, लेकिन इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगा। मदद? कैसी मदद? कैसी भी। मैंने तो नहीं कहा तुम मेरी मदद करो। नहीं कहा तो कहने वाले होगे। क्या बात है प्यारे लाल, आज बहुत उखड़ रहे हो। आपकी वजह से पिछली बार मेरी नौकरी बाल बाल बची थी। तुम खामखा बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पिछली बार तुमने मुझे सिर्फ किरण भार्गव के कमरे में जाने दिया था और तुम्हारी इस मदद के बदले में मैंने तुम्हें खास रिजर्व बैंक के गवर्नर का साइन किया हुआ प्रशस्ति पत्र दिया था। साहब, मैं इस बार तुम्हें ऐसे 2 प्रशस्ति पत्र मिल सकते हैं। नहीं, 3। सुनील ने जेब से 100 के 3 नोट निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराए। इस बार क्या चाहते हैं आप? खोसला अनिश्चित भाव से बोला। वही जो पिछली बार चाहता था, एंट्री यहाँ ठहरी एक लड़की के कमरे में। कौन सी लड़की? तो दोस्तों, ये था लाश गायब नॉवल का पहला पार्ट। ये पहला पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।